पूछो। मुझे लगा कोई डाउट वाउट है तुम्हारा। टाइम एंड टेंस, चलिए टेंस समझ में आ रहा है? देखो टेंस जितना भी पढ़ना आज तक जो नहीं किया हो वही करना है। आपने टेंस में सिर्फ और सिर्फ याद किया होगा स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं याद करना है। टेंस का मतलब होता है सेंस। जैसे टेंस को वर्ब कहते हैं, वर्ब को एक्शन कहा जाता है, और एक्शन देख के आप सेंस निकालो, वही कहलाता है टेंस। नहीं तो मान के चलो आपने देखा एक्शन देखा कोई रो रहा है, अरे आंसू निकलने को रोना थोड़े कहते हैं, नहीं ना। हो सकता है प्याज काट रहा हो आंसू निकल रहे हो, जरूरी तो है नहीं खुशी के आंसू हो। और देख लो, है ना, कहीं पर मान के चलो प्याज ना काट रहा हो, खाना मम्मी बना रही है, उधर से लग रहा है आया आंसू निकलने लगा। बाइक चला रहे हो, ठंडी हवा लग रही है, आंसू निकल रहा है। तो ये सबका एक सेंस होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक दो सवाल थे, मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था कुछ बच्चों के, ध्यान देना। खास करके पर्सन तो पढ़ चुके हो ना सब लोग? पर्सन में अगर किसी को डाउट है हाथ उठाओ। और है कोई पर्सन में? देखो पर्सन के बारे में बताया था, नहीं आए थे आप लोग, एक दो लोग जो बच्चे हैं, आप लोग के लिए बता दे रहा हूं कि पर्सन 3 प्रकार के बता चुका हूं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, ही, सी, इट, नेम और दे, यही कहलाता है पर्सन। पर्सन के बाद जैसे मैं लिखाया था आपको कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं, इसको अदर कह देना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अदर मान लो, मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद कोई अदर या फिर ऑब्जेक्ट ही कहो। ऐसा करने में दोनों में कोई फर्क है? अब एक होता है इसे 1 कहते हैं और दूसरा होता है 5 कहते हैं। पूरा सिंपल प्रेजेंट में यही पढ़ना है हमें। अब यही पूरा का पूरा खेल है। मैंने कहा, ध्यान से देखना, मैंने लिया यहां पर बॉयज। अब एक बात बताओ, बॉयज सिंगुलर है कि प्लूरल है? और इसका सिंगुलर हो गया बॉय। क्लियर? अब बॉयज है तो एस लगा हुआ है, तो इट किड्स, इट। मैंने कहा बॉय इट किड। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हम पढ़ते हैं कि देखो ये नाउन है और ये, यानी नाउन है, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। नाउन के साथ आप एस जोड़े तो क्या बन गया? बना ना। लेकिन वर्ब में एस जोड़े तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यहां प्लूरल तो ये प्लूरल हुआ। अगर यही हो जाता कि नाउन में एस जोड़ने से प्लूरल बन रहा है और वर्ब में भी एस जोड़ने से प्लूरल बनता, तो ये बताओ कि ये प्लूरल है, और रूल बनाते क्या कि वर्ब में भी एस जोड़ दो तो होता बॉयज इट्स। तो एस और एस का रिपीटेशन हुआ ना, इसीलिए रूल हटा दिया गया चेंज करके और उल्टा कर दिया गया। यहां नहीं है तो यहां लगाओ, और यहां है तो यहां से हटाओ। यहां समझ में आया? तो ये वाला जो है ये है प्लूरल। तो जब प्लूरल यहां का सब्जेक्ट हो तो V1 लगाते हैं, और अगर यहां का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 लगाते हैं, जिसे सिंगुलर कहा जाता है। यहां तक किसी को डाउट? आगे बढ़ो। अब एक चीज, अपनी कॉपी पेन निकालो और जो लिखवा रहा है उसको ध्यान से लिखो। लिख चुके होंगे फिर भी लिखो इसको, बच्चे कंफ्यूज होंगे कई जगह। मैंने आपको लिखवाया था एक्सिलरी वर्ब से मेन वर्ब में जाना, यानी कि देखने से देखो नहीं लग रहा कि एक्सिलरी वर्ब है, 90% लगता है एक्सिलरी वर्ब है, और बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं कि एक्सिलरी वर्ब होता है, किताबों में भरा पड़ा एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अरे एक्सिलरी वर्ब है माना, लेकिन सिर्फ एक्सिलरी वर्ब नहीं है। इसका मतलब है कि एक्सिलरी वर्ब से मेन वर्ब में जाना किसका? वर्ब टू बी का। वर्ब टू बी का, यानी वर्ब टू बी का मतलब होता है होने के लिए जो वर्ब हो। अब होने या किसी का होना, जैसे मैं कहूं कि मैं एक टीचर हूं, आप सभी एक स्टूडेंट हो, यही है ना होने का। किसी के लिए तुम एक डॉक्टर हो, वह एक नर्स है, यही सब होगा। तो होने के 2 वर्ब होंगे, ध्यान से देखना। एक होगा जिसे कहेंगे इज, एम और आर होगा। अब ये अपने आप में एक्सिलरी वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है। जब इसको मेन वर्ब में चेंज करोगे तो कोई भी प्रकार का चेंज नहीं देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा? इज, एम और आर।
यही होगा। मैंने कहा कि होने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब होता है वॉज और वर। अगर इसको चेंज करोगे मेन वर्ब में तो भी क्या हो जाएगा, वॉज और वेयर, नहीं वर। क्लियर? फर्क क्या है दोनों का समझो कि ऊपर वाला आता है प्रेजेंट में और नीचे वाला पास्ट में। लिख लिए, साथ साथ लिखते रहो। बचपन वाला हाल हो गया कि मास्टर साहब हटे लिखे, मतलब लिखे उसके बाद हटे तब हम लिखे। मास्टर साहब अब बदल के टीचर हो गए। आगे बढ़ जाए, जल्दी से पेन चलाओ। एक बार बताओ, पास्ट तो पढ़ नहीं रहे हैं, प्रेजेंट पढ़ रहे हैं ना, इसको पढ़ना पड़ेगा। इसको पढ़ने का मतलब यह है कि अब आपके मन में एक सवाल आएगा, दोनों को एक साथ समझ लोगे। आपके मन में सवाल यह आएगा कि सर कब हम किसी को एक्सिलरी वर्ब समझेंगे, कब किसी को मेन वर्ब, आएगा सवाल। ध्यान दो, मैंने कहा कि सब्जेक्ट लगाया और सब्जेक्ट के बाद लगाया इज, एम और आर दिया। अगर इसके बाद मैं अगर कहूं कि आपके मन में सवाल दो हैं कि सर या तो ये एक्सिलरी वर्ब है या तो मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब होगा तो आगे मेन वर्ब नहीं होगा। समझ में आया ना? मैंने क्या कहा, गौर फरमाना कि एक ही सेंटेंस में दो चीजें रिपीट कभी नहीं होगी। अगर ये मेन वर्ब होगा तो आगे कोई मेन वर्ब नहीं आएगा। इसका मतलब हो कि सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब हो। अब वर्ब का अलग अलग फॉर्म हो सकता है, चाहे V3 होगा चाहे V4 होगा। आपके आसानी के लिए V4 लिख दिया, उसके बाद लिख दिया ऑब्जेक्ट या अदर। समझ में आया इतना? तो इस चीज को आप ये कहोगे कि सर ये मेन वर्ब है, तो फिर ये भी मेन वर्ब तो होगा नहीं। इसका मतलब ये तय हो गया कि क्या है ये एक्सिलरी वर्ब। पहचान कैसे कर पाए? तो इसके बाद वर्ब देख के, V4 देख के, मैं अगर कहूं कि सब्जेक्ट के बाद इज, एम और आर दिया, इज, एम, आर, और इसके बाद वर्ब नहीं दिया, दे दिया नाउन दिया। क्या दिया? नाउन। अब नाउन दिया तो एक बात बताओ कि इस सेंटेंस में वर्ब की कमी है कि नहीं? तो इस रिश्ते का नाम क्या कहलाएगा? बहुत बढ़िया तैयारी, समझ में आया? कमजोर से कमजोर बच्चे को लेके चल रहा हूं। आपको बस देखना है कि मेन वर्ब है तो फिर ये मेन वर्ब ये नहीं होगा, एक्सिलरी वर्ब होगा। लेकिन अगर मेन वर्ब ही नहीं है, नाउन है, तो फिर इसी को मेन वर्ब बनाना पड़ेगा। एग्जांपल एक एक दे दूं। जैसे देखो, मैंने लिखा यहां पर, मैंने लिखा कि ही इज, अब आगे लगा दिया ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। आगे करो, गोइंग टू स्कूल, कुछ भी कर दो। मैंने कहा ही इज गोइंग, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि वर्ब है ये, तो फिर ये क्या है? एक्सिलरी वर्ब। लेकिन मैंने कहा कि ही इज अ टीचर, इतना तो फर्क पता है ना? वर्ब टू बी समझ में आया? अब इसका एक एक फॉर्मेशन लिखवा देता हूं जो जो होता है। आगे बढ़ जाए, ध्यान से देखना। वर्ब टू बी समझ में आया ना? जल्दी पेन चलाओ, क्योंकि मैं कुछ और पढ़ाना चाहता हूं, समय कम है। फिर ये इतना समझ में आएगा ये जब तक वो नहीं समझोगे। ये क्यों पढ़ा रहे हो, उसके पीछे लॉजिक है। अब समझो, मैंने कहा कि वर्ब टू बी जो होता है वो होता है इज, एम और आर, है कि नहीं? अब मैं अगर किसी को कहा, ऐसे कह दूं, मैंने कहा कि इसको कहते हैं V5 और इसको कहते हैं V1, तो नाराज हो गए क्या? नहीं हो गए। जैसे मैंने कहा ही क्या है? सब्जेक्ट, मैंने लगा दिया ही इज अ बॉय कर दिया। अब एक बात बताओ, इज क्या है? मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। वर्ब को सिंगुलर करने का मतलब V5, प्रूफ किया। मैंने कहा यू, अब यू के बाद आप आर लगाए, आर बताओ कि V1 है कि नहीं? इसका मतलब ये V1 का काम करेगा और ये V5 का, अपने आप में। इतना तक समझ में आया? अब मैंने कहा कि ये हो गया वर्ब टू बी। एक और होता है जिसे कहते हैं वर्ब टू हैव, रखने के लिए। किसी भी चीज को रखने के लिए क्या आएगा? तो एक आएगा हैज, हैव आएगा ना, हैज और हैव। हैज और हैव क्या है? एक्सिलरी वर्ब। अगर इसको मैं चेंज कर दूं मेन वर्ब में, तो हैज का हो गया हैज और हैव का हो गया। इन सब का एक आता है हैड।
और हैड का भी मेन वर्ब क्या हो गया ना। अब इतना लिखने की जरूरत है नहीं, एक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब, दोनों में फर्क दिख रहा है? नहीं दिखा। अगर फर्क कैसे पता करोगे, तो इसके बाद मेन वर्ब नहीं लगा, इसके बाद मेन वर्ब होगा तो एक्सिलरी वर्ब होगा, नाउन होगा तो मेन वर्ब होगा। अब जैसे देखो, मैंने लिखा यहां पर आई हैव अ पेन। अब आई हैव अ पेन है। अब एग्जाम में पूछता या फिर कोई भी पूछ दिया कि इसका नेगेटिव बनाओ, तो नेगेटिव कैसे बनाओगे? आई हैव नॉट अ पेन होगा? नहीं होगा। जैसे ध्यान से देखना, मैंने लिखा आई गो टू स्कूल, किए ना, आई गो टू स्कूल, इसका नेगेटिव क्या बनाओगे? आई गो नॉट टू। अगर ऐसा होगा ये, तो फिर तब जाके ये मान सकते हैं कि आई हैव नॉट अ पेन होगा। अगर बहुत से लोग बोलते हैं कि आई हैव नॉट अ पेन हो सकता है, तो फिर ये भी हो सकता है। तब इसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि आई का आई लिखा, एक्सिलरी वर्ब लोगे तो एक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट क्या होता है? डू या डज। आई के साथ नॉट गो टू स्कूल। वैसे ही इसका भी फिर कर दो, आई डोंट हैव अ। अब समझ में आया इसका क्यों ऐसे बनाते हैं? आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ पेन। कोई किसी से पूछे क्या तुम्हारे पास कलम है, तो तातेती है, इसमें प्रेजेंट की बात कर रहा है। पूछा कि तुम्हारे पास है कि नहीं, तो तुमने क्या कहा? आई डोंट हैव अ पेन। अब तातेती मत निकालो, सेंस निकालो कि सेंस क्या कहता है कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, और प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा तो बताओ इसे कि है कि नहीं। बस अब ये मत क्या है तुम्हारे पास पेन है, क्या बताए क्या ना बताए, सीधा। समझ में आया यहां तक? अब एक बात समझो, मैं आपको ना एक चीज दे रहा हूं, और पहले भी बता चुका हूं। अगर मैंने यहां पर लिखा है हैज और हैव, इसका मतलब ये प्रेजेंट है कि नहीं? ये क्या है? V5, और ये क्या है? इतना पता है, इज, एम, इज क्या है? V1, प्रेजेंट का है कि नहीं? ऐसे ही आता है डू और डज। इसका जब मेन वर्ब बनाओगे तो भी क्या हो जाएगा? डू और डज। पास्ट में आता है डीड और डिड। क्लियर? अब जैसे आई के साथ डू, जैसे आई डू, ही डज करते हैं। यहां ये जितने भी है, ये एक बार झलक दिखा, इसमें देखो एक झलक, ये सब के सब एक्सिलरी वर्ब है कि नहीं? तो एक्सिलरी वर्ब को जब मेन वर्ब में बनाते हैं तो उसके बाद नाउन देते हैं। यानी इन सब का इस्तेमाल अगर वर्ब के जैसा करो, तो अगर वर्ब के जैसा हो रहा है तो आगे नाउन लेगा, अगर इनका एक्सिलरी वर्ब के जैसा हो रहा है तो आगे मेन वर्ब लेगा। इतना समझ में आया? अब अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है, लेकिन अब समझ में आएगा। जो आप सीधा याद कर लेते हो, मैं उसको समझाना चाहता हूं। ध्यान से देखो, मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद V1 लिखा, V5 लिखा, ऑब्जेक्ट बताओ सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं? 6 बना सकते हो? 6 बन जाएगा। अब एक बात बताओ, मैंने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखा हैव या फिर हैज? हैव लिखा या हैज लिखा, और इसके बाद क्या कर दिया कि 2 + V1 किया। 2 + V1, इस 2 + V1 का मतलब पता है क्या होता है? जी रन, इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स हुआ, यानी सब्जेक्ट के बाद हैव हो, हैज हो, 2 + V1 + ऑब्जेक्ट। ये एक स्ट्रक्चर है, एडवांस में चले गए हम। स्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि मुझे पढ़ता है, जैसे मुझे नहीं किसी चीज में, यानी कंपल्सन को दिखाता है, मजबूरी को दिखाता है। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है। अब तातेती तो आ रहा है, लेकिन सेंस क्या दिखा रहा है? आपके एक्शन को, यानी यहां पर ये फिक्स एक्शन हो चुका है। और एक बात बताओ, सीधा सा ये कहना है, यहां पर हैव क्या है? ये क्या है? तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हैव, हैज प्लस 2 + V1। अब बनाते रहो इससे अंग्रेजी। मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू ईट, सॉरी आई हैव टू कुक।
मुझे खाना खाना पड़ता है। आई हैव टू ईट फूड, मुझे खाना खाना पड़ता है। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। या फिर मुझे जाना है, कंपल्सन दिखा रहा है ना, मजबूरी, जाना है तातीती से मतलब नहीं है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे अलग होना है, आई हैव टू सेपरेट। समझ में आया? ये अपने आप में प्रेजेंट का ही हिस्सा है। समझ में आया इतना? अब देखो इसमें और घुमाता हूं। मैंने क्या किया कि मैंने यहां पर जोड़ा सब्जेक्ट, उसके बाद जोड़ा इज, एम, और इसके बाद जोड़ दिया टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये भी स्ट्रक्चर किसका है? अरे इज एम आर किस में आता है? प्रेजेंट का स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे मैंने लिखा कि आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो, जाने वाला है। कोई भी बोलना है आपको, आई एम टू गो, ही इज टू गो, वो जाने वाला है। यानी ये थोड़ा सा प्लान को दिखाता है कि जाने वाला है, यहां खाने वाला है, पीने वाला है। तो यहां सब्जेक्ट इज एम आर टू प्लस V1 लिख लिए, इसको लिखो ना साथ साथ। हाँ बिल्कुल, इसके बाद आएगा। ऑनलाइन वाला मस्त रहता है एकदम, ठंड में तो और मस्ती से रहेगा। हो गया? अब देखो थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं इसमें। मैंने क्या किया कि मैंने लिखा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लिखा इज, एम, आर, और इसके बाद लगा दिया अबाउट टू। अबाउट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है इज एम आर प्रेजेंट का है। अब अबाउट टू का मतलब है ही वाला है। ही वाले का मतलब यह है कि जैसे एक व्हाट्सएप चलाते हो ना, व्हाट्सएप के एक स्टेटस में जाना, कौन सा स्टेटस जो पहले होता था लिखने का, जैसे नहीं होता था कि बिजी ऐसे कुछ लिख के आता था, उसमें आता है बैटरी इज अबाउट टू डाई। यानी इसका मतलब यह है कि बैटरी खत्म ही होने वाला है, यानी 1 से 2% बचा है। जैसे देखो इसमें आपने लिखा कि आई एम टू ईट, मतलब मैं क्या है, खाने वाला हूं। आई एम टू ईट, मैं खाने वाला हूं। लेकिन आई एम अबाउट टू ईट मतलब खाना यहां पर है, खाने ही वाला हूं। यानी जैसे किसी से बात कर रहे हो और बोल दिया ठीक है मम्मी खाना निकालो, तब तक फोन आ गया, क्या कर रहे हो, तो बोला कि खाने वाला हूं, खाना निकल रहा है, खाने वाला हूं। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे कि आई एम टू ईट, मैं खाने वाला हूं। लेकिन खाना निकल चुका है, सामने रखा है, तब तक फोन आ गया, और उसके बाद लगाए हो यहां पे, क्या कर रहे हो, खाने ही वाला हूं। इसका मतलब क्या है? अबाउट टू का मतलब होता है कि अबाउट टू हैपन, सुना होगा ना, यानी होने ही वाला है। अब 3 स्ट्रक्चर दिया, 3 स्ट्रक्चर का अलग अलग तरीका है। अब समझ में आएगा। अब देखो ये प्रेजेंट का है ना, ये भी प्रेजेंट का, ये भी प्रेजेंट का। इसका मतलब है कि अब पास्ट जब कराऊंगा तो कुछ नहीं करना है, इसका करो पास्ट, इसका करो पास्ट, और इसका कर दो पास्ट। हैज हैव का पास्ट होता है हैड, इज एम आर का वॉज वर, इज एम आर का वॉज वर, हो गया। अब इसी से अब लड़का कंफ्यूज नहीं होगा, पूरा का पूरा एक बार स्ट्रक्चर मिल गया। पहला का है कि पढ़ता है, मजबूरी, कंपल्सन को दिखाता है, कंपल्सन है, मजबूरी है। यार एसएससी का एग्जाम है, पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू मतलब मुझे खाना, देखो मैं बोलूं पढ़ता से मतलब नहीं है, वाला भी हो सकता है यार, पढ़न या फिर ना भी पढ़ना है। जैसे मान के चलो दोस्त है आपका, अब एक दोस्त का रिजल्ट हो गया, अब दोस्त का रिजल्ट हो गया तो दोस्त पास कर जाए, दोस्त फेल कर जाए तो दुख तो थोड़ा होता है, होता नहीं है? अगर मित्र दुर्योधन जैसा दोस्त होगा तब तो ठीक है, लेकिन किसी और के जैसा दोस्त मिल गया तो फिर नहीं दुख होगा। मैंने कहा कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख तो होता है, लेकिन पास कर जाए तो और दुख होता है।
इसका मतलब यह हुआ कि दोस्त पास कर गया और तब दिमाग में घंटी जली कि यार दोस्त तो हो गया इंस्पेक्टर, अब तो मुझे भी बनना पड़ेगा। तो बोले अब पढ़ना है, अब पढ़ना है तो क्या, आई हैव टू ईट। यानी इसके अंदर आप असर्ट करते हो, दावा करते हो कि पढ़ना है, पढ़ना है। क्या लगाओगे? अब दिमाग में कोई ताकती आ रहा है, आपके दिमाग में बस ये 3 स्ट्रक्चर फ्रेम करेगा। नॉर्मली बता दिया, अभी और बताऊंगा, सब एक सेंस देना शुरू कर देगा। जैसे आपको जैसे आराम से बैठे हो और बैठे हो, तो इसका मतलब यह है कि जब आप बैठे हो और वहां पर आपके दिमाग में आया कि यार कपड़ा धोना है, मन नहीं है धोने का, ठंड का टाइम चल रहा है, रजाई से निकलने का मन नहीं है, लेकिन कोचिंग आना है, तो क्या बोलोगे? आई हैव टू गो, यार मुझे जाना पड़ेगा। अब पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा, गा के की देखोगे? सेंस, पूरा सेंस निकालो। तो आई हैव टू गो, आई हैव टू ईट, शी हैज टू कम। समझ में आया? अब इसका मतलब यह है कि जैसे कि कोई काम इमीडिएट प्लान को दिखाता है। प्लान का मतलब वही है, जाने वाला हूं, खाने वाला हूं, पीने वाला हूं। तो इसका मतलब है कि आई एम टू गो, वाला हूं। ये क्या दिखाता है? जाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू। इतना समझ में आया? अब देखो, आपने देखा आपको 3 चीज लिखवाया था। एक लिखवाया इज, एम, आर, उसके बाद लिखवाया हैज, हैव, एक हो गया डू और डज। देखो, इन तीनों की मदद से जितने फ्रेम बन सकते हैं, इन तीनों फ्रेम की बात कर रहा हूं। मैंने पहले आपको बताया अगर हैज हो, हैव हो, तो सिंपल प्रेजेंट में कैसे रोल करेगा? यानी हैज, हैव, टू हो जाए तो इसका मतलब कंपल्सन। इज, एम, आर यानी कि कोई चीज होने वाला है, अबाउट टू हैपन, और इसी में अबाउट टू जोड़ दिया तो और ज्यादा दिखा दिया। अबाउट टू क्या करता है ना कि उसमें बस जोर लगा देता, थोड़ा सा बूस्टरो, नाइट्रो बूस्टरो का काम कर देता है ये, कि थोड़ा सा बस बढ़ा देगा कि हाँ एकदम खाने ही वाला हूं। यहां पर डू और डज का एक यूज और देख लेते हैं। यानी डू और डज को एक यूज देखो कैसे एडवांस में इसका यूज होता है कि सब्जेक्ट के बाद मैंने लिखा डू, डू लिखा या फिर डज लिखा, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका सेंस क्या निकलेगा? अब इसका सेंस ये निकलेगा कि आपने लिखा कि डू डज V1, तो ध्यान देना, चाहे डू हो चाहे डज हो, अगर इसके साथ लगा रहे हो V1 तो इसका मतलब है जरूर। जैसे आपने बोला डू इट, जरूर खाना। आपने बोला डू रीड, जरूर पढ़ना। डू सब्सक्राइब बोलते हैं ना? नहीं बोलते हैं? प्लीज डू सब्सक्राइब मतलब जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो। डू लाइक, डू कमेंट, इसका मतलब क्या है? सब में जरूर को दिखा दिया। आप ऐसे लिखो और इसके ऊपर लिख दो स्ट्रक्चर जरूर। अब यहां से सेंस निकलना शुरू होगा आपका। प्रेजेंट पढ़ रहे हो ना, तो प्रेजेंट का मतलब क्या है? डू डज। जब पास्ट पढ़ाऊंगा तो पास्ट में इसके बारे में बात करूंगा। जैसे आपका कहना यह है कि सर अगर है कि डू सब्सक्राइब, जरूर करना, यही है ना? अब देखो, फ्यूचर की बात कर रहा है लेकिन फिक्स होने की वजह से क्या कर दिया प्रेजेंट का। लेकिन आपने लिखा कि डिड इट, तो इसका मतलब जरूर खाते। सेंस भी तो निकालो। जब पास्ट में बताऊंगा तो सेंस, इसमें डिड मत लगा देना। नीड, नीड की जरूरत नहीं है इसमें। अपने अब देखो सेंस दे दिया, नीड बोल रहे हो ना, तो नीड का इसमें जरूरत ही नहीं है, सेंस ही आ रहा है इसमें। सिर्फ नीड का मतलब ही थोड़े जरूरत होता है। हर पीली चीज सोना सिर्फ थोड़े ना होती है, सेम वही खेल है। इसमें ये ऑटोमेटिक सेंस ही दे देगा जरूर का। अब जो बोलना है, जैसे करना है, फ्रेम करते रहो। अब लड़का देखो इसी में तो अटक जाता है। स्ट्रक्चर तो सबको पता है, लेकिन अलग कि जरूर खाना, जरूर पीना, जरूर सोना, जरूर पढ़ना। मुझे स्कूल जाना है, तो जाना है यानी क्या कहना चाहते हो? 2 तरीके हैं बनाने के, लेकिन दोनों का अपने आप में सेंस होगा। आई हैव टू गो, आई हैव टू गो टू स्कूल नहीं। एक मिनट, पहले ये लिख लिए, अब तुम्हारे डाउट को लेता हूं। आपका कहना यह है कि आई, क्या बोल रहे हो? आई
हैव टू, गो टू, हैव टू, गो टू स्कूल। जरा पढ़ो इसको। आई हैव टू गो टू स्कूल। टू और टू का रिपीटेशन हुआ कि नहीं? और अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, जब आपको बोलने में दिक्कत आ रही है तुरंत उसको हटा दो। अगर आप बोलो कि आई हैव टू गो टू स्कूल, दिक्कत किया, लेकिन अगर आपने इस टू को हटाया, आई हैव टू गो स्कूल, समझ में आया? टू लगाना गलत नहीं है, लेकिन जब आप बोलते हो ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी बताऊंगा क्वेश्चन कहां से आएगा। ये सेंस दे रहा हूं कैसे किसी के सामने बोलना है। टू लगा, इसमें टू लगाना चाहे तो लगा लो। अब ये कॉमन एरर का पार्ट थोड़े ना है, ये एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूं। ये यहां तक समझ में आया? तीन स्ट्रक्चर दिया। तीन स्ट्रक्चर क्या है कि जैसे पहला है कि आप सेंटेंस में हैज और हैव के साथ टू प्लस वी1 कर सकते हो, पहला हुआ। इज एम आर कर सकते हो, इज एम आर। अबाउट टू लगा सकते हो उसके साथ। और दूसरा होगा कि डू और डज का इस्तेमाल करोगे तो क्या क्या सेंस निकलेगा। सबका सेंस निकाल लिए? यहां तक किसी को दिक्कत है 1%? करता तो हूं, अच्छा मैं, होता है, हां मैं करता तो हूं, तो करता तो हूं नहीं होता है, अलग बात है, यही है ना? तो इसके लिए भी आई डू ईट, मैं करता तो हूं, मैं खाता तो हूं, ऐसा सेंस बनता है इसमें। तो इसके लिए भी यही स्ट्रक्चर फ्रेम करोगे। इन्हीं में से मेन क्या है कि आप सेंस देख लो। आई डू, नहीं नहीं, बात वो नहीं, अभी समझ नहीं पाए हो, अभी बताऊंगा। अभी ये इतना समझ में आया ना, तुम लोग आगे क्यों सोचते हो? आगे छोड़ूंगा ना, एक रूल बचेगा ना एक कॉन्सेप्ट। इसका मतलब समझो, आगे आगे बढ़ो। मुझे बस ये बता दिया करो कि जितना समझाया समझ में आया, तो आगे समझाऊंगा समझ में नहीं आएगा। ध्यान दो, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट, अब इसका मतलब दिया डू या फिर डज सब्जेक्ट के साथ। आई डू प्लस कर दिया नथिंग, नथिंग का मतलब है कुछ नहीं, तो सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज प्लस नथिंग। अब नथिंग का जो पेयर बनता है किसके साथ? बट के साथ। और इसके बाद लगा दिया V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर का फ्रेम देखो। मैं आई डू नथिंग बट, बट अब जो बोलना है बोलो। मैं, इसका मतलब हुआ कि मैं सिर्फ यही करता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं करता हूं। यानी जैसे आपने लिखा कि आई डू नथिंग बट रीड, मैं पढ़ता ही हूं, मैं पढ़ता ही रहता हूं, जब देखो तब पढ़ रहा हूं। यानी आई डू नथिंग बट रीड, आई डू नथिंग बट गो, मैं जाता ही रहता हूं। अब इसके दो कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। पहला यह होगा कि आप यहां वर्ब लगाओगे। अब आपने सुना होगा कि वहां पानी ही पानी है, सुना है ना? वहां पानी ही पानी है, वहां रेत ही रेत है, वहां नदियां ही नदियां है, वहां समुद्र ही समुद्र है ना? ऐसा। तो इसके लिए क्या आता है कि सब्जेक्ट नहीं है। अब यहां वहां का सब्जेक्ट होता है नहीं, इसका शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट के अब्सेंस में देयर से, और उसके बाद आपने क्या कर दिया? देयर इज नथिंग बट। अब इसके बाद यहां नाउन लगा दो, नाउन लगा दो। अब कुछ भी लगा सकते हो। मैंने कहा देयर इज नथिंग बट वाटर, देयर इज नथिंग बट पेपर्स, कुछ भी। देयर इज नथिंग बट, अब नाउन जो लगाना है, सैंड लगाओगे तो रेत ही रेत है, वहां बालू ही बालू है, वहां पानी ही पानी है। मतलब ये जो जगह है वो किसका है? नाउन का। समझ में आए? ये मैंने कहा दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं, चाहे वह खेलता ही खेलता है, वह पढ़ता ही पढ़ता है, वह सोता ही सोता है, ये हो गया। और दूसरा, वहां या फिर पानी ही पानी है, रेत ही रेत है, धूल ही धूल है, लड़के ही लड़के हैं, लड़कियां ही लड़कियां हैं। अब इसमें तो वर्ब लगेगा नहीं, नाउन लगेगा, तो उसको बनाओ। अब देखो एक कोई ना कोई एक वर्ब चाहिए। यहां इज दिए, देयर इज बीइंग के लिए है कि होना, लड़कियां हैं, लड़के हैं, पानी है, इसीलिए बीइंग वर्ब आ गया। तो देयर इज नथिंग बट, नाउन में जो लगाना है लगाओ। समझ में आया?
आगे जोड़ सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट भी जोड़ दोगे, अदर वर्ड भी जुड़ जाएगा। वह, मैं सोता ही सोता है हूं, अच्छा वह सोता ही सोता है, उसके अलावा कोई काम नहीं है, यही कहना है ना। तो लगाओ कि ही डज नथिंग बट स्लीप। वह, देखो सेंस ताते तीमत निकालो। इसका कहना यह है कि उस काम के अलावे कोई और काम ही ना करता हो। यानी जैसे मान के चलो कि 12 घंटे का टाइम है आपके पास दिन के। अब दिन के, अब देखो मैं क्या हुआ, पूरा सेंस पर निकलेगा। अब 12 घंटा में कोई 10 घंटा एक ही काम करे, यानी 10 घंटा कोई एक ही काम करे, चाहे खाए पिए सोए घूमे जो मन करे वो करे, लेकिन 10 घंटा ये करे, तो इसका मतलब किसके अलावा कुछ कर रहा है। तो जब इसके अलावा कुछ ना करे तो सिर्फ लगा दो ये। अब देखो सब्जेक्ट है, यहां डू और डज तो यूज कर लोगे, अगर सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू। तो आपने क्या कहा कि वह बहुत सोता है, कुछ भी कहना, वो बहुत सोता है, वह बहुत खेलता है, सिर्फ ये सेंस क्या निकला। अब आपके दिमाग में सेंस है कि जब भी देखो, ऐसे नहीं कि 24 घंटा मोबाइल में लगा रहता है। अब बताओ क्या बनाओगे, 24 घंटा बोल के बनाओगे नहीं, और 24 घंटा खेल में व्यस्त रहता है, और 24 घंटा पढ़ता है, इसका मतलब है पढ़ता ही पढ़ता है। अब ये लिटरल पे मत जाओ, मैं बार बार यही चीज तो आपके दिमाग से निकालना चाहता हूं कि आप लिटरली पकड़ ले रहे हो कि हाँ ये 24 घंटा करता है तो इसके लिए ये करेंगे, इसके लिए ये करेंगे, नहीं। सेंस निकालो कि अगर 12 घंटे में या 24 घंटे में, अब जैसे कोई आपसे पूछे कि जरा बताना सेंटेंस एक कि वह 24 घंटा सिर्फ खेलता है, आप हिंदी से अंग्रेजी बनाओगे, सेंस क्या निकला कि 24 घंटा सिर्फ मोबाइल यूज करता है, 24 घंटा सिर्फ फोन यूज करता है, इसका मतलब कि कुछ और नहीं करता है। तो क्या बना दोगे कि ही डज नथिंग बट यूज मोबाइल, यूज फोन, टैबलेट। अगर यहां पर कि ही डज नथिंग बट, अब यूज लगा दिए, अब कहना है कि वहां कहीं पर वहां खेल ही खेल है। जैसे कह दिया कि चला जाए कोई कतर में, बोले कि वहां पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, सुना नहीं है, पैसा ही पैसा है। तो पैसा ही पैसा है तो फिर बनाओगे कैसे। देयर इज नथिंग बट रुपीज मनी। नॉट थिंग का मतलब समझ लो पहले, तुम लोग ये नहीं समझते। देखो एक होता है नॉट, नॉट का मतलब नहीं, और प्लस थिंग का मतलब होता है वस्तु। तो नॉट थिंग को जब जोड़ोगे तो बनेगा नथिंग। इसमें ये जो नेगेटिव सेंस देता है, समझ में आया, वहां शिक्षा ही शिक्षा है। समझ में आ रहा है ना। तो मैं बस सेंस देना चाहता हूं। यहां से देखो, अगर आप बोलोगे कि सर हमें सेंस नहीं चाहिए, सेंस अपने पास रखिए, एग्जाम के क्वेश्चन कराना सिखा दूंगा, 2 सेकंड का खेल है, उड़ाने लगोगे क्वेश्चन को, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है। लेकिन ये कोई नहीं सिखाता, और इसी से लड़का डरने लगता है। कोई 2 शब्द अंग्रेजी में बोल दिया ना, कांप जाएगा, क्या बोलूं, बेइज्जती हो जाएगी। अब बोल के दिखाए कोई, कॉन्सेप्ट से मार डालो उसे। पूछो, डू, बताया तो जरूर, मतलब आपने बोला सब्जेक्ट के कि आई डू रीड, मैं जरूर पढ़ता हूं, समझ में आया। जैसे किसी के पास आप व्हाट्सएप पे चाहे इंस्टाग्राम पे किसी चीज में आपने कोई वीडियो भेजा, फोटो भेजा, और आप ये कहना चाहते हो कि वो आपके वीडियो को देखता नहीं है, देखा बस आया, अब उसके बाद कोई ध्यान नहीं है, लेकिन आपको कहना है कि तुम, मुझे पता है, देखो इसका सेंस बताता हूं, मुझे पता है कि तुम ये काम नहीं करते हो, लेकिन ये जरूर करना। समझ में आया। मुझे पता है कि तुम पढ़ते नहीं हो, लेकिन इसे जरूर पढ़ना। तो डू रीड दिस, यानी इसे जरूर पढ़ना। डू प्ले, जरूर खेलना। कहीं पर चले गए, IAS IPS बन गए, बताना है कि मुझे पता है कि आप सब स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के पास टाइम नहीं मिलता है, अब नहीं मिलता है टाइम, लेकिन खेलना जरूर है। तो क्या कहना है आपको, कि आपने सेंस क्या निकाला कि मुझे पता है कि तुम ये नहीं करते हो, लेकिन ये काम जरूर करना।
तो लगा दिए डू। अब डू के बाद अब खास करके देखो इसका यूज सब्जेक्ट को टच करके नहीं होता है, क्योंकि हम इन जनरल बात करते हैं ना किसी से, तो इन जनरल करते हैं तो सिर्फ नॉर्मली बोल देंगे कि डू या डज। अब जैसे यहां पर है कि ही डज, यू डू, तो इसलिए डू डज आता है, नहीं तो लगा दो डू प्लस वी1। जैसे नहीं बोलते हैं डू सब्सक्राइब, मुझे पता है कि तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो लेकिन जरूर सब्सक्राइब करना। समझ में आया? तो ये चाहो तो आप लिख सकते हो इसमें कि, या जैसे हिंदी में बोल रहा हूं कि मुझे पता है कि तुम ये नहीं करते हो लेकिन इसे जरूर करना। इतना तक समझ में आया? आगे बढ़ जाए। अब ध्यान से देखो, अब कहना मेरा ये है, देखो अब थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बात करते हैं। देखो एक कंडीशन बनता है इफ का, और मैंने आपको बोला था, आप अगर जीएस पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि जब नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम मारा था, उसी टाइम जापान ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं तो सेना ही नहीं रखूंगा। अगर कोई देश ये मान ले कि मेरा रक्षा करने के लिए तैयार हो जाए तो मैं नहीं सेना रखने वाला हूं, क्योंकि देख लिया हूं अंजाम इसका। तो अमेरिका आगे आया, बोला कि ठीक है हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। और वही चीज क्या है कि मैं आपको जब पहले दिन पढ़ा रहा था तो बताया, जब टाइम एंड टेंस स्टार्ट किया था उस टाइम बोला था कि फ्यूचर नाम का टेंस नहीं होता है, फ्यूचर नाम का टेंस बनाते हैं। ये सेम वैसे ही है, फ्यूचर नाम में कोई सेना नहीं है, लेकिन यानी प्रेजेंट टेंस उसे अपनी सेना देता है। इसका मतलब यह है, कंडीशनल क्लाउज का मतलब यह है कि अगर कंडीशन ऐसा बना तो मदद करने के लिए, अगर जापान के सामने अगर ऐसा कंडीशन बना कि उसे कोई मारने वाला है तो बचाने के लिए कौन जाएगा? अमेरिका। साथ देने के लिए कौन जाएगा? तो मैंने कहा कि एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर है, फ्यूचर के पास कोई सेना नहीं है, तो जब भी इस फ्यूचर की जरूरत पड़ेगी तो कौन जाएगा? और जब प्रेजेंट की जरूरत पड़ेगी तो कोई नहीं। मदद लेना चाहे तो इसकी ले सकता है कि नहीं, और इसी की मदद लेगा। अब पूरा चीज समझाना चाहता हूं, जरा ध्यान से समझना। एक होता है कंडीशन इफ का, मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद अगर आपने V1 लगाया या V5 दोनों लगा सकते हो, लगाओगे ना, और इसके पहले इफ लगा दिया बस, यानी इफ से शुरू करते हुए सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट किया, इसको कहते हैं इफ कंडीशन। अगर ऐसा होता है, एक क्लाउज ये रहा और इसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट विल, शैल, कैन या फिर मे। अब ये सब मॉडल्स हैं, अपने साथ V1 लेते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। आपने सुना होगा, अगर तुम आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू। अगर तुम वहां जाते हो तो तुम्हें देगा, यानी इफ यू गो देयर ही विल बीट यू। समझ में आया? अब एक चीज समझना, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, वो बोलते हैं कि सर कॉमन इरर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछता है। क्या करेगा कि एक कंडीशन को डाल देगा यहां पर और दूसरे कंडीशन में थोड़ा सा चेंज करेगा। अब थोड़ा सा चेंज करने का मतलब है कि अगर ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में चाहिए। विल, शैल, कैन में सब के सब प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट की ही तो अमानत है, V1 के साथ आया है। हर जगह ये समझ लो कि जहां भी मॉडल्स आ जाता है वहां V1 जाता है। यहां तक समझ में आया? अब देखो, आपके मन में अगर खुराफात आया कि सर क्या इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, इसके जगह को, बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्या करो कि आप इन सारी चीजों को ले लो और यहां इसको कर दो, कोई दिक्कत? और इसको उठाओ यहां से और इसको कर दो यहां पर, कोई दिक्कत हुआ? बन गया कंडीशन। इसी को कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। लड़का बोलता सर कंडीशनल क्लॉज नहीं पढ़ाएंगे, यही है कंडीशनल क्लॉज। आगे बढ़े, फिर से बताऊं, ये देखो, ये बताओ कि ये प्रेजेंट का है कि नहीं? सब्जेक्ट V1 V5 प्रेजेंट का है, तो अगर प्रेजेंट का है एक, तो दूसरे वाले में विल, शैल, कैन और मे आएगा। पहला कंडीशन नंबर 1। इसको चाहो तो यहां से, जैसे एक सेंटेंस यूज कर लेता हूं, मैंने कहा इफ यू कम टू मी, अगर तुम आते हो। सेंस क्या हुआ? अगर तुम आते हो। तो मैंने लिखा कि आई
विल टीच यू। अगर तुम आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यानी पढ़ाऊंगा। मैंने कहा इफ यू गो देयर, अगर तुम वहां जाते हो तो शी विल मीट यू, वह तुमसे मिलेगी। समझ में आया? मैंने कहा इफ यू कम टू खान जीएस रिसोर्स सेंटर यू विल लर्न इंग्लिश। समझ में आया? अब इसको चाहो तो उल्टा कर दो कि यू विल लर्न इंग्लिश इफ यू कम टू खान जीएस सेंटर। समझ में आया? तो दोनों को चेंज कर लोगे। ये पहला है प्रेजेंट का, लेकिन लगे हाथ दो और सिखा देता हूं कि दो जो अलग अलग पूछता है। मैंने कहा इफ, और इफ के बाद सब्जेक्ट लगा, इफ है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद क्या कर दे कि V2 कर दे। अब बताओ V2 का मतलब पास्ट नहीं है, पास्ट है, प्लस कर दिया ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या करेगा, मैंने देखा कि यहां पास्ट का है तो सब्जेक्ट के बाद विल किया, तो विल बताओ पास्ट है, प्रेजेंट है, तो इसको भी पास्ट में चेंज कर दो। तो विल का, सेल का, शुड, कैन का और मे का। कितना आसान है। प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? इफ यू, अब जैसे है कि इफ, अब ये दिखाता है तुम्हारी पास्ट को, यानी पास्ट की चीजों को दिखाता है। अब सेंस निकालना है आपको कि अगर तुम वहां जाते, अगर तुम वहां जाते तो वो तुम्हें पढ़ाता। अब वहां पे था इफ यू कम टू मी, अब V2 क्या है, पास्ट, तो इफ यू वेंट देयर। अब इफ यू वेंट देयर पास्ट का है, तो अब यहां क्या हो जाएगा, विल, वुड, वुड, शुड, कुड और माइट। एग्जाम में क्या करता है कि यहां ऐसे लिखेगा और दूसरे वाले में क्या कर देगा कि विल कर देगा, सेल कर देगा। इसी को पकड़ना है, बस इसको समझो। जब प्रैक्टिस कराऊंगा इस पर ना तो बहुत से क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट, ये टिपिकल एग्जाम है, ये एग्जाम में क्वेश्चन है। अब इसको चाहो तो इसको यहां और इसको यहां ला सकते हो, यानी सेंटेंस इससे शुरू हो जाएगा। जैसे आपने कहा इफ यू वेंट देयर, अगर तुम वहां गए होते, अगर तुम वहां गए होते तो ही वुड टीच यू, वह तुम्हें पढ़ाया होता। यानी कि कहीं ना कहीं पास्ट की चीजों को दिखा रहा है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ जाओ, तीसरा भी देख लो लगे हाथ। अब क्या होगा, इफ है और इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3। अब ये पास्ट का है और ये उसका एक्सिलरी वर्ब हो गया, यानी सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अब वुड, यहां पर क्या है, विल का वुड होगा। पास्ट में हमेशा वही करना, नरेशन में कर रहे थे तो वैसे ही यहां पर है। तो यहां पर करो वुड, शुड, यहां पर करो कुड और माइट। V1, अब यहां पर V1 देना पड़ेगा और V3 वहां पर है तो यहां पर V1 के बाद V3 देना पड़ेगा, दोगे ना? तो इसीलिए इस V1 को चेंज कर देते हैं हैव में, है प्लस V3। समझ में आया? तीन है, तीन स्ट्रक्चर को अपने जहन में बसा लो। कंडीशनल क्लाउज से पूछता है ये। नहीं, क्योंकि अच्छा बता देता हूं, ये हो गया। एक नोट करवाना चाहता हूं, देखो इस बच्चे ने एक सवाल पूछा है, दोबारा से कभी मत पूछना आप लोग। मैंने कहा इज, एम, आर, वॉज, वर, बताओ वर्ब टू बी है कि नहीं? मैंने कहा हैज, हैव, हैड, है कि नहीं वर्ब टू हैव? मैंने कहा डू, डज और डिड। यही, इसके अलावा कोई आएगा? जहां पर इज, एम, आर प्रेजेंट का, हैज, हैव प्रेजेंट का, डू, डज प्रेजेंट का और वॉज, वर पास्ट, हैड पास्ट, डिड पास्ट, यही है ना? अब देखो ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ देता है, अगर कभी ऐसा स्ट्रक्चर दिखे V1 लगाना, अगर ऐसा दिखे V3 लगाना, ऐसा दिखे V4। समझ में आया? तो अगर V3 है तो यही आएगा तीनों। प्रेजेंट का होगा तो हैज, हैव, पास्ट का होगा तो हैड। अगर V1 है
तो डू डज प्रेजेंट में और डिड पास्ट में। अगर V4 है तो इज एम आर प्रेजेंट का और वॉज वर पास्ट का, इसके बाहर नहीं आएगा। हो गया ना ये? अब ध्यान से सुनो, मैं एज इफ का यूज है अभी बता रहे हो। देखो सिंपल प्रेजेंट को आगे आने वाले 3-4 दिन तक पढ़ाऊंगा, अभी तो पूरा पैराग्राफ लिखना सिखाना है। जैसे आपको जैसे कमेंट्री सुनोगे तो प्रेजेंट में होता है। प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट को हवा में लोग उड़ा देते हैं, हवा में नहीं, हवा में उड़ाओगे तो तुम भी उड़ जाओगे। एज इफ जैसे इस बच्चे ने पूछा ना, वह ऐसे बोलता है मानो कुत्ता है, वह ऐसे चलता है मानो शेर है, तो एज इफ का यूज बहुत सारे आते हैं। वुड डैट आता है, वुड डैट बहुत सारी चीजों का मानो के लिए आएगा। इसमें भी वर वाला कंडीशन ये कल्पना है टिपिकल। तो कल्पना है, जैसे कल्पना 2 प्रकार से होता है। एक और होता है कि जैसे अगर मैं ये होता तो ये कर दिया होता, पास को दिखा रहा है ना। तो इफ आई वर अ किंग आई वुड इरेडिकेट द करप्शन, वुड दिखा देगा। लेकिन यह है कि उसकी आदत ऐसी है, अब ये हैबिट को दिखा देगा। यानी कि वह ऐसे बोलता है मानो कि शेर है, ऐसे चलता है मानो कि गधा है। तो ये इसके बहुत सारे यूज होंगे। दूसरा, मैं आपको कल रेडी रहना, कल मैं आपको पॉजिटिव वर्ब कराऊंगा। आज नहीं कराया क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, कुछ बच्चे नहीं आते हैं। तो पॉजिटिव वर्ब को जरूर पढ़ना, क्योंकि कल का क्लास छूटा, आगे समझो बैकअप नहीं दूंगा इसका। यहां जो पढ़ लिए तब तो हर जगह काम करेगा, लेकिन अगर नहीं पढ़े तो फिर हर जगह गेट मैग लगाऊंगा और किसी ने उंगली किया तो फिर समझ लेना, मिल जाएगा। आराम से जाओ, आराम से।